Good morning. We have started our chapter, and I say the most important chapter of English कि इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पर हम सीख रहे हैं और हमने शुरुआत भी कर ली है। और मैंने कहा था कि ये चैप्टर देखने के बाद जो इंग्लिश का फियर है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि यही जो चैप्टर है जो इंग्लिश की बेस देता है, फाउंडेशन, नींव। अगर हमारी फाउंडेशन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर बनने वाली बिल्डिंग भी और भी मजबूत होगी, वो हवा के झोंके के साथ गिरेगी नहीं। तो हमने शुरुआत तो कर ली थी, किसे कहते हैं टेंस, क्या हमने सीखा, वो पहले क्या सीखा था, अब क्या सीखा, अब हमें कैसे सीखना है, और बहुत कुछ आपको अंतर मिला होगा। और कई बातें ऐसी जो आपने पहले सीखी थी, अब उसको एज हमने रिन्यू किया है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। आज हम सीखे जा रहे हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 पार्ट है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। उनको सारों के बारे में एक ब्रीफ जानकारी, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उस पर हम बात बाद में करेंगे। अभी तो केवल हम बेस बना रहे हैं, 0 to एडवांस में। कि किसी प्रकार की कोई भी भाषा हो उसमें सेंटेंस क्या होगा, स्ट्रक्चर, उसको कैसे समझें, वो क्या करना चाहता है, हम इसी से समझ पाते हैं। और हमने कल बात की थी कि सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव, इनके इर्द गिर्द हम राउंड करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं फिर चैप्टर टेंस, और अपना जो ये है इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो कहता है, वो है कौन सा। तो बात आती है कि पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट। अब मैंने कहा ना, जितने भी टेंस है उनमें भी सबसे अगर महत्वपूर्ण कहूं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने जो सीखा पहले, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं कि हमने जो पहले सीखा था स्कूलों के अंदर या कॉलेजों में, या जो हमारी थी इंग्लिश ट्रेडिशनल, उसके अकॉर्डिंग, क्यों वही तो हमारा बेस है, उसी को लेकर आगे चलते हैं। तो वहाँ क्या कहता कि इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन। तो क्या कहता कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो वह वाक्य अधिकांशतः इसी टेंस के होते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अब मैं एक बात और जोड़ूंगा कि अगर वाक्य का अंत में ये सब तो है, लेकिन इनका अर्थ जो है, सेंस, जो भाव है, वो भी हमको देखना है। अगर हम केवल इनको देखेंगे तो गलती हो सकती है, लेकिन अगर हमने इनको देख के साथ में इसका भाव भी देख लिया कि उसका सेंस क्या है, वो क्या करना चाहता है, तो शायद कभी गलती नहीं होगी। तो कहता है सेंस क्या होगा, हैबिट, नेचर या यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे बहुत से फैक्ट हैं जो एक चैप्टर दिखाता है, हमने कहा फैक्ट, और उन फैक्ट के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब एग्जाम के अकॉर्डिंग हम अपने करेंगे प्रिपरेशन। अभी केवल बेस्ट बना रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमें किसी प्रकार की अगर कोई जानकारी देनी है किसी के बारे में, वो चाहे ह्यूमन बीइंग है, वो प्लेस है या कंट्री है, टाइम है, कुछ भी है, इवेंट है, और उसका संबंध अगर हमारे वर्तमान समय से है, तो उसका जनरल डिस्क्रिप्शन इसी टेंस पे होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, विराट कोहली बहुत ही अच्छे खेलते हैं, उनका हुक शॉट बहुत अच्छा है, आना इसी में, ये सारे प्रेजेंट टेंस की वाक्य है। अब अंत में क्या आ रहा है, वो बहुत अच्छा हुक शॉट खेलते हैं, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। अब वो आ तो नहीं आ रहा है, ती तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी अवस्था बता रहा है। तो वो हैबिट है, नेचर है, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो ऐसी बातें, एक शब्द कहूँ जनरल डिस्क्रिप्शन, सामान्य जानकारी किसी के बारे में। मॉर्निंग वॉक हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, मॉर्निंग वॉक हमें स्वस्थ रखता है। हम जब जाते हैं घूमने तो चिड़िया चरा रही होती है, डिस्क्रिप्शन है। इसलिए के बाद एक चीज हमें और देखनी है कि पैटर्न, हम इस पर बात और करेंगे कि ये जो चैप्टर है, कौन सा, पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका क्या पैटर्न होगा, क्या उसकी बात होगी। तो मैंने कल कहा था कि अगर वाक्य पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी मेन बात होगी।
अब समझना है कि इनडेफिनेट क्या है, हम इससे बात करते हैं। अब क्या है कि इनडेफिनेटली अनिश्चित, कि हमने जो इन टेंसों को अलग अलग भागों में बांटा है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, वो कैसे बांटा है? हमने कल बात की थी, स्टेट ऑफ एक्शन, वो कार्य करने की अवस्थाओं पर है। इस वाक्य से, इस टेंस से हमें वो एक्शन, वो वर्ब, वो कार्य चल रही है, कार्य शुरू हो गया है, होगा, इसका कोई बोध नहीं होता। एक सामान्य जानकारी है कि मैं सुबह उठता हूं, अभी उठ रहा हूं पता नहीं है, उठ चुका हूं पता नहीं है, केवल एक जानकारी, सुबह उठता हूं। हम स्कूल जाते हैं, क्या भी जा रहा हूं, क्या जाना शुरू कर दिया, क्या जाऊंगा पता नहीं है, केवल ऐसा करता हूं। एक सामान्य जानकारी जिसके बारे में कुछ भी कहना कि वो वर्ब किस अवस्था में, इनडेफिनेट। अब सब इसको देखना क्या होगा, एक्शन ऑफ स्टेट इज अनसर्टेन, सॉरी, स्टेट ऑफ एक्शन, या कर दो वर्ब, कि जो वर्ब आएगी वो किस अवस्था में, वो सर्टेन नहीं होगा, वो इनडेफिनेट होगा, अनिश्चित होगा। से कर दो नॉट सर्टेन, इसलिए ना पड़ गया इनडेफिनेट। वो केवल कार्य को बताती है, कार्य हो रहा है, हो चुका है, वो नहीं करता है। अब बताती है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस जुड़ जाएगा। ये एक सामान्य जानकारी मैं आपके लिए बार बार कह रहा हूं मैं, एस और एस कब आएगा, जब सिंगुलर होगा, यानी यहां भी सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर, एस और एस मिलना चाहिए। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, कौन सब्जेक्ट प्लूरल है, हम इस पर बात करेंगे। तो ये हमारी एक सामान्य जानकारी है। अब बताता है कि इनडेफिनेट जो इस टेंस का मेन कंसेप्ट है वो क्या है, वो अपन पहले का समझते हैं। तो क्या कहता है, माई ग्रैंडफादर रीड्स द रामायण डेली, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड कहता है कार रन्स फास्टर, फिर कहता है प्लीज गिव अस ऑक्सीजन। मैंने यहाँ 3 सेंटेंस लिखे हैं और यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है उस वर्ब को मैंने किया हाईलाइट, उसका रंग मैंने अलग से डिफरेंट कर दिया है समझाने के लिए कि वो क्या कहना चाहता है। अब मैं पूछता हूँ 3 क्वेश्चन जो लिखे जा रहा हूँ कि माई ग्रैंडफादर रीड्स द रामायण डेली, क्या अभी वो रामायण पढ़ रहे हैं क्या अभी कार चल रही है क्या अभी ऑक्सीजन दे रहा है क्या? इसका उत्तर दे। क्या क्रिया चल रही है? अब क्रिया कौन सी है? रीड्स, रन्स, गिव्स। सही कुछ भी, क्या क्रिया शुरू कर दी है? क्या दादाजी ने रामायण पढ़ना शुरू कर दी क्या इस वाक्य अनुसार? वो तो कहता है रोज पढ़ते, अभी किए नहीं किए पता नहीं है। कार फास्ट दौड़ती है, अभी दौड़ रही नहीं दौड़ रही है पता नहीं है। दौड़ना शुरू कर दिया है, कोई इंफॉर्मेशन में नहीं है। क्या क्रिया पूरी हो गई है? क्या दादाजी ने रामायण पढ़ ली है? क्या कार दौड़ चुकी है? क्या ट्री हमें ऑक्सीजन दे चुके हैं? इस प्रकार की कोई भी जानकारी यानी स्टेट ऑफ एक्शन, इनसे यानी इस प्रकार से प्रश्न की जानकारी हमें यहाँ नहीं मिलेगी कि वर्ब किस अवस्था में है, क्रिया किस हाल में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर इनसे प्रश्न पूछा जाए, अब सुन लें, क्या दादाजी ने रामायण पढ़ना शुरू कर दिया क्या? उत्तर आएगा नहीं। क्या दादाजी रामायण पढ़ रहे हैं? उत्तर आएगा नहीं। क्या क्रिया पूरी हो गई है? उत्तर नहीं है, क्योंकि इस वाक्य से ऐसा कुछ बोध नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। वो तो बता रहे हैं कि दादाजी ऐसा करते हैं, बस करते हैं, तो उत्तर क्या होगा? नो। तो हम कह सकते हैं जनरल कंसेप्ट होगा कि इस टेंस के द्वारा, इनडेफिनिट के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का वर्णन करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, यानी ओनली एंड ओनली वी नरेट। क्या होगा? ओनली एंड ओनली वी नरेट अबाउट समथिंग, अबाउट सम पर्सन, अबाउट सम इवेंट। कुछ होता है हम केवल बताएंगे। तो मैं जो अपना टेंस में कह रहा हूं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, जहां वर्ब की स्टेट का कोई भी स्थान नहीं है, वो एक सूचना है, जानकारी है।
अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब बात करें, अभी आया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वैसे हमने इस चैप्टर पर बहुत विस्तार से पहले जानकारी प्राप्त की हुई है। हमने इससे पहले जो निकाली थी अपनी सीरीज, जो थे अपने एपिसोड, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही थे, तो वहां इसके बारे में पूरी जानकारी है। कहा गया है कि हम जब भी कोई वाक्य लिखेंगे, इंग्लिश में चाहे हिंदी में हो, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों एक चीज होनी चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन आएगी? सिंगुलर आएगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब कौन आएगी? आएगी प्लूरल। ये हमने पहले सीखा हुआ है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। अब बात आती है, मैंने ऐसे बहुत से नियम सिखाए आपको। मूल अवस्था में जो सब्जेक्ट सिंगुलर कौन है, वर्ब सिंगुलर कौन है, सब्जेक्ट प्लूरल कौन है, वर्ब प्लूरल कौन है, हम इस पर हल्की सी बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। कि यहां दिया हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट है, सिंगुलर नाउन है, सिंगल नेम या क्वांटिटी है। अब जैसे सिंगुलर नाउन, इंडिया, माई बुक, रिवर या पॉन्ड, ये सभी सिंगुलर नाउन है। जिसे ए का बोल दो, हॉर्स या कार। सिंगल नेम, मोहन, सोहन, महात्मा गांधी, इंडिया, पाकिस्तान, सिंगल नेम हो गए। या क्वांटिटी, शुगर, मिल्क या टाइम, नॉलेज, जिससे मात्रा का बोध हो, वो सभी सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। अगर वर्ब आ रही है तो एस और ईएस आएगा, लग जाएगा, ई जाएगा, है। हमें देखना है जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उन वर्ब के साथ में एस जुड़ा हुआ होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब के साथ में एस होना चाहिए। क्या देखना है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इस वर्ब के साथ में भी कहीं ना कहीं एस या ईएस होगा। ये चीज सामंजस्य होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखिए। एक शॉर्ट सा फॉर्मेट हो गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने के साथ में वर्ब के साथ में एस या ईएस होगा तो वाक्य से ये वर्णन करते हैं। अब आती बात दूसरी कि जो सब्जेक्ट है प्लूरल, वो कौन से? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। यहां बात करेंगे आई और यू की करेंगे। आई और यू हमारे हिंदी में सिंगुलर है। मैंने खाना खाया, तुमने खाना खाया, है तो एक आदमी, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों को हमने क्या माना है? हमने माना प्लूरल। हिंदी में सिंगुलर है, इंग्लिश में इनको प्लूरल माना है। तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, एस और एस में लगेगा। जो था डज वो भूल जाएगा, इज का आर हो गया और हैव हो गया। अब क्या है? नाउन प्लूरल, हॉर्सेज, बॉयज, स्टूडेंट्स, कंट्रीज, राम एंड श्याम, ऐसा हो सकता है, वो सब प्लूरल हो गया। और जब बात करें अपन, मैंने कहा आई की, तो आई के साथ एक आता है एम, आर नहीं आएगा। जबकि मैंने कहा है कि आई कौन है? आई है प्लूरल, लेकिन अगर है प्लूरल तो आर आना चाहिए, लेकिन आई के साथ एम आएगा। क्यों आएगा? अब इसको समझे एक बार। आई के साथ एम क्यों आ रहा है, कभी सोचा आपने? कुछ लोग इसको जोड़ते हैं कि संस्कृत भाषा का जो है लैंग्वेज, वो मदर ऑफ लैंग्वेजेज है, सभी भाषाओं की जननी है। और उसमें आता है अहम शब्द, मैं, यानी अस्मद शब्द, अहम, आमी, आवाम, वयम, तो उसमें से अहम लिया गया है, एम, अहम वहां से लिया गया है, जिसमें खुद बोलने वाला हो, यानी मैं पढ़ा रहा हूं, एक ईगो का भाव है। जहां पर खुद हो, आई स्पीकर है, कौन है यहां पर? आई इज स्पीकर। जहां पर आई स्पीकर होगा या उसमें होगा ईगो, किसका भाव होगा? ईगो का, वहां पर आई के साथ एम आएगा, समझना। लेकिन जहां पर आई स्पीकर नहीं है, हम आई के बारे में बता रहे हैं, तो वो सिंगुलर होगा। जैसे मैं कह दूं, मैं आई इज ए प्रोनाउन। आई कौन है? एक प्रोनाउन है। अब यहां देखें एम आएगा, क्योंकि यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं,
मैं आई के बारे में बता रहा हूँ, इट इज सिंगुलर। लेकिन हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हमारा मतलब होगा आई प्रोनाउन है और आई प्रोनाउन को बहुवचन मान लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ किस में, प्रेजेंट टेंस में। जब आएगा पास्ट, आई के साथ वाज होगा, वर नहीं होगा, ये देखना आपको। तो आई के साथ एम और पास्ट टेंस में आई के साथ में वाज होगा, ये देखना है, दोनों बातें। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है कि कोई भी टेंस होगा उसमें कर्ता के साथ जो क्रिया आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी होगी प्लूरल। ये हमारी मेन बातें हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं और अब सीखेंगे एक एक टेंस कि पहले आया इंडेफिनेट, उसमें वाक्य पॉजिटिव, फिर उसका नेगेटिव, फिर उसका इंट्रोगेटिव। तो उसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। कौन सा टेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य। और उसका जो होगा स्ट्रक्चर उन पर सिखा हुआ है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स मेन बात है कि इस सेंटेंस में पॉजिटिव में अगर वाक्य इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। इट मीन्स मेन चीज नोट करने की है, डू डज नॉट यूज्ड, पहली बात ये उपयोग नहीं किया जाता है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। अब कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वही चीज वर्ब भी सिंगुलर आएगी और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो हम कुछ लेते हैं एग्जाम्पल और शुरू करते हैं। जैसे अपन यहां ले रहे हैं कि जैसे कि वाक्य बोलता है रवि विद्यालय जाता है, तो रवि गोज टू स्कूल। अब देखना रवि कौन है कि रवि है सिंगुलर। अब बात करें अपन कौन है, सिंगुलर है। तो मैंने कहा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सा आएगी, सिंगुलर। और उसकी पहचान क्या है कि साथ में ऐसा इस होगा तो आ गया, ये भी होगी सिंगुलर। इट मीन्स दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना है। अब आ जाता है बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ये भी हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब दो ही है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और स्थान आ गया। और हो सकता है जैसा आता है पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंडिया, कि भारत में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और स्थान। ये श्रृंखला और भी आगे बढ़ सकती है। हमने कल बात की थी कॉम्प्लीमेंट में प्लेस या टाइम, रीजन और मैनर, वो आगे ही बढ़ेंगे। तो मेन चीज है कि जब होगा सेंटेंस पॉजिटिव तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इस प्रकार कुछ वाक्य बनेंगे। फिर अगर वाक्य है नेगेटिव तो क्या करें, बात है ना। अगर वाक्य नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, आप इसके लिए इसको छोटे बार फिर आगे चल रहे हैं। अगर वाक्य नेगेटिव है तो हमें देखना है कि जो भी हमारी वर्ब होगी उसमें नोट लगाना पड़ेगा। देखते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस क्या चेंज हुआ है, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब आपको देखना है कि हुआ क्या है, क्या बदला, जो आपको लगता है कि बदला हुआ बताए मुझे। तो शायद आपको लग रहा होगा कि और सब कुछ वैसा वैसा है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी, कॉम्प्लीमेंट। और मैंने कहा था कि जब वाक्य होगा नेगेटिव नॉट तो आनी है, नॉट आ गया। नॉट क्या था, डू डज नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस बट when the subject is negative, when the subject is interrogative, we use helping verb do and does. अब we will use do and does. वही when the subject is singular, we use does, otherwise do. ये हमें याद रखना है। अब अपन देखते हैं कि अगर इसी वाक्य को लें, एक वाक्य ये लेते हैं
कि कहता है कि इस वाक्य का बनाए नेगेटिव, तो क्या होगा देखो, सब्जेक्ट रवि, रवि का रवि। अब देख रहे रवि कौन, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, डज। फिर कह रहा है नॉट, और वो चेंज करने नहीं। अब गो, अब आपको ध्यान रखना है कि यहां देखना वर्ब हुआ क्या है, यहां थी गोज, क्या वहां गोज है क्या, कि नहीं सर। अब क्यों लगाया, क्योंकि हमने इस गोज को यहां ऑलरेडी सिंगुलर कर दिया है डज के द्वारा, इट मीन्स ये इससे मैच कर गई, तो वहां पर आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है, एस लगाने की जरूरत नहीं है। जो वाक्य में डज आ गया तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा, और मैंने यहां लिखा केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब वो कहता वाक्य और ले सकते हैं, अपन वाक्य बोल सकते हैं कि अपन जो वाक्य बोलेंगे उस जगह बनाते हैं। जैसे हम फुटबॉल नहीं खेलते, तो कौन सब्जेक्ट है, हम यानी वी। अब वी कौन है, सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल, तो उस तरह का प्लूरल है तो उसको पी कर देते हैं, तो क्या आएगा, डू नॉट। अब क्रिया कौन सी है, खेलना, खेलने वाली हो गया प्ले। क्या नहीं खेलते हैं, फुटबॉल, हो गया फुटबॉल। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। वाक्य बहुत से बन सकते हैं, और वाक्य लिख सकते कोई अपन, शुरू करते हैं ही से, या माई फादर कर ले, माई फादर, मेरे पिताजी मुझे नहीं पीटते हैं, माई फादर डज नॉट। वो देखना है डज क्यों, क्योंकि हमारे पास फादर सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो एस जुड़ गया, देखो नॉट। अब किधर कौन सी है, पीटना, तो बीट, किसे नहीं पीटते, मुझे, मुझे नहीं भी, माई फादर डज नॉट बीट मी, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। मैंने कल लगाया कि आज हम जो सीख रहे हैं वो केवल आधारभूत जानकारी सीख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को लेके आना। सब्जेक्ट का पता कैसे करता है, हमने पहले बात की थी, जब कौन या किस तरह से प्रश्न करें। भारत में अंग्रेजी कौन बोलते हैं, लोग, उड़ते कौन है, पक्षी, कौन जाता है स्कूल, रवि, सब्जेक्ट है। जिस वो सब्जेक्ट जो कार्य करेगा, जाने का, उड़ने का, बोलने का, वो क्रिया है, और जिस पर क्रिया की जाए, इंग्लिश, बोलता है क्या, इंग्लिश, पीटते हैं किसको, मुझे, ये ऑब्जेक्ट है। अब कह रहे हैं सर आपने तो वाक्य से लिए जो बहुत ही सिंपल है, ये तो बन जाते हैं, लेकिन जब वाक्य कॉम्प्लिकेटेड हो, बड़े हो, तो नहीं बनते। तो भाई बात ऐसी है, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, धीरे बाई स्टेप बाय स्टेप वो सारे वाक्य बन जाएंगे। पहले शुरुआत छोटे से करें, फिर बड़ा बनेगा। कोई भी इमारत बनी है तो ऐसा नहीं है कि जादू से वेंड ली, मैजिक छड़ी और घुमाया दीवार बन गई है, एक एक ईंट को जोड़ा गया है, एक एक पत्थर का गया है, बस हम एक एक ईंट रख रहे हैं और इमारत अपना बनेगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस हमने कल बात की थी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो प्रकार हैं। जो हम सिखाते हैं कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो नहीं है। हमें देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन करनी कलेक्ट, हम जो लिस्नर है उसे किस प्रकार की सूचना लेना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हमें सूचना प्राप्त करनी है, इफ वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन यस और नो, वी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। कि अगर हमें सूचना प्राप्त करनी है केवल हाँ या ना में, तो शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। एंड वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, वी स्टार्ट विद डब्ल्यूएच वर्ड। अब कह रहा है कि बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, यस और नो। हुआ क्या है, केवल हमने उसके सीक्वेंस को बदला है। अब कैसे बदला देखना, सबसे पहले लिखा होता रवि, लिखा वाक्य डज नॉट हेल्प मी, ये वाक्य था। अगर मैं करना है क्या रवि तुम्हारी सहायता करता है,
हमेशा करता है। तो हमने क्या किया, इसको हम आगे ले आए हैं। तो क्या हो जाएगा, डज रवि हेल्प यू। सहायक का स्थान सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। डू दे डेकोरेट देयर रूम। क्या तुम अपने कमरे को सजाते हो? उत्तर यस या नो। डू यू नो इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश जानते हो? क्या तुम इंग्लिश जानते हो? अब मैंने कहा यहां जो शब्द आ रहा है डू डज, ये सभी कौन है, हेल्पिंग वर्ब है। और इन सभी हेल्पिंग वर्ब का जो अर्थ है वो क्या होगा? क्या रवि तुम्हारी सहायता करता है? क्या वे अपना कमरा सजाते हैं? क्या तुम इंग्लिश जानते हो? क्या? और हम क्या गलती करते हैं, जहां भी क्या आता है तो सीखा हुआ है व्हाट मीन्स क्या, व्हाट डू यू नो इंग्लिश, वो नहीं होगा। व्हाट डू दे डेकोरेट देयर रूम नहीं होगा, क्योंकि वो व्हाट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हाँ या ना, तो केवल आएगी हेल्पिंग वर्ब। अगर आप लिख दिया व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, तो फिर इंग्लिश हट जाएगा, दे रूम हट जाएगा और यहां पर होम आ जाएगा। तो वो भी हमें देखना है कि वाक्य में सूचना किस प्रकार की प्राप्त करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं अगला ही भाग इसका है, तो दूसरा है वो क्या कहता है अभी, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो क्या कहता है, बिगिनिंग विद WH वर्ड। क्या हो जाएगा, जैसे कहा इफ वी वांट टू कलेक्ट a particular information about something, some person, some place, some time, some reason, some purpose, some manner, कोई सकता है। हमें कोई भी एक सूचना प्राप्त करने किसी एक चीज के बारे में, तो हमारी चीज काम आएगी। अब इसमें क्या अंतर है कि ये जो लिखा था इसके पहले अपन लगा के WH वर्ड, हम इसी को बनाए तो देखना कैसे बनेगा। डज रवि हेल्प यू? क्या रवि तुम्हारी सहायता करता है? अब पूछ लो कि रवि तुम्हारी सहायता क्यों करता है, क्यों नहीं, वाई। और ये जो होगा शब्द हो जाएगा स्मॉल डज, ये सारे स्मॉल जाएंगे क्योंकि सेकंड सेंटेंस हो गया। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता कैपिटल, लेकिन अब कौन हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस, WH वर्ड। तो क्या किया हमने, इस शब्द के पहले केवल वाई तो लगाया है, और वाई लगाती इंफॉर्मेशन जो थी प्राप्त करनी वो अलग हुई है। अब पूछा रीजन कि तुम्हारी सहायता क्यों करता है, क्या लगता क्या करता है, नहीं करता, कहते हाँ करता है। अब पूछा क्यों करता है, बिकॉज ही इज माई फ्रेंड सो ही हेल्प्स मी, सकता होता। डू दे डेकोरेट द रूम? क्या वे अपने कमरे सजाते हैं? वेन, हाउ, सजाए, हाउ डू दे डेकोरेट द रूम? वो अपना रूम कैसे सजाते हैं? विद फ्लैक्स, विद बैलून्स, हो सकता है कि ऊपर सजाते हैं फ्लैक्स से, बैलून से, कई हो सकता है। डू यू नो इंग्लिश? क्या तुम जानते हो? यस। तो इसका हम इंग्लिश बना नहीं सकते। अब इसको बनाना अगर तो क्या होगा, वॉट डू यू नो, और जो होगा इंग्लिश से हट जाएगा कि तुम क्या जानते हो। आई नो इंग्लिश, आई नो हिंदी, कोई सकता है वो यहाँ ब्लैंक रहेगा, इसकी जानकारी हमें ले रहे हैं। वॉट आने पर वो हो जाएगा। तो ये भी चीज जाननी है कि जब भी कोई वाक्य होगा पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो अंतर क्या है कि नेगेटिव में नोट आएगा, तो इंग्लिश में भी नोट आना है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो उसमें जो आएगी हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के बिफोर आ जाएगी और कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें। फिर अपना अगला जो था टेंस वहां बात करेंगे वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यस, नेक्स्ट जो टेंस है वो पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे आज मैंने पहले कहा है
कि हम जो भी टेंस पढ़ेंगे वो सारे होंगे प्रेजेंट के ही। सेकंड, कंटिन्यूस, जैसा कि नाम है कंटिन्यूस, लगातार चलना। लेकिन मैंने पहले कहा था कि हम पहले वो जो हम पहले सीख चुके हैं हम उस पर याद करते हैं। तो सीखा था कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसका अर्थ में रहा है, रही आता है, तो वह किसका होता है? वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। सिंपल सा। लेकिन अब मैंने कहा है कि एक चीज और ध्यान रखनी है कि रहा है, रही आते हैं, नो डाउट आभास लगातार का होगा। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं ये शब्द नहीं आते, वो वाक्य देखेंगे तो उसका अर्थ भी देखना है, क्या वो एक्शन कंटिन्यू है, क्या उसका सेंस देखना है, क्या देखना है, यानी कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। मैं बार कहूँ कि एक्शन यानी वर्ब किस अवस्था में है। इस वाक्य में जो वर्ब होगी वो कंटिन्यू होगी, आगे चलती होगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, काम चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, काम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। अब कह दूँ मैं खड़ा हूँ, आया कहीं लिखा हुआ रहा है, मैं खड़ा हो रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस, खड़ा हो रहा हूँ। अलग बात है मैं खड़ा हूँ, तो ये भी काम चल रहा है। मैं सो रहा हूँ, वह सोया हुआ है, वह लेटा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो सब भी इसी में आएंगे। जिस वाक्य से किसी कार्य के लगातार चलने का बोध हो कि जब हम उस पर बात कर रहे थे, हम उस पर सोच रहे थे, तो वो काम उस समय चल रहा था, वो लगातार था, कंटिन्यू था। ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो पहली बात कि वाक्य क्या होगा, अंत में रहा है, रहे हैं, या आभास कि उस वाक्य से बोध होगा कि वो वाक्य लगातार चल रहा है, वो काम चल रहा है, उसमें वर्ब लगातार हो रही है। बाकी पॉजिटिव हो तो उसका होगा स्ट्रक्चर वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब के पहले आएगी, ये हमको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब हमने सीखा था कि वर्ब की फॉर्म 5 होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ। फोर्थ फॉर्म कौन सी थी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमने जो नाम उसको कंटिन्यूस इसी का नाम दिया था। और कंटिन्यू मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमने देखा था। अब जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए इट मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी। वैसे मैं लिख रहा हूं लेकिन हमें याद ही कर लेना है। अब हमारे वाक्य कुछ ऐसे ही बनेंगे, इसी पर बनेंगे। अब वो कहता है कि काम चलने का बोध होना, काम हो रहा है, वाक्य बने। अब वही बात है कि इसमें वर्ब इज आर एम है, 3 हो गई है, और सब में अभी 2 थी, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर कहाँ लग रहा है, एस में लग रहा है, तो ही सी इट सिंगुलर नाउन हाथ की जाएगा। जब सब्जेक्ट ऑफ प्लूरल तो आ रहेगा, लेकिन मैंने कहा था आई के साथ एम का प्रयोग करना है, ये अलग से होगा, क्योंकि वहां पर आई और एम मतलब आई स्पीकर है और इसमें ईगो का भाव है, अहम का भाव है, इसलिए उसको एम से जोड़ दिया गया है। हम शुरुआत यही से करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यहां आई सब्जेक्ट और एम होगी हेल्पिंग वर्ब, जुटा कि फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बच्चा रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग बिटरली। बच्चा रो रहा है फूट फूट करके, जोर जोर से। दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। यहां सभी में काम चल रहा है, टीवी चल रही है, सामने बैठे हुए बच्चा जो अभी देखा तो रो रहा था, और मैं पढ़ा रहा हूं। अब जब भी बच्चे खड़े हैं तो क्या होगा, सॉरी, द बॉयज आर स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो काम चल रहा है। पिताजी लेटे हुए हैं, फादर इज लाइंग ऑन द बेड।
वो बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, तो वहां पर रहा नहीं आएगा बल्कि ये जाएगा। या फिर एक अवस्था जिसमें कुछ बदलाव हो, सम चेंज, कि मैं रोजाना मंदिर जाता हूं, ये काम रोजाना का है, मैं आज मंदिर नहीं जा रहा हूं, तो सम चेंज हुआ, उसमें भी आ जाएगा, लेकिन आएगा वो रहा रही हमारे। अध्यापक जी रोज आते हैं, आज नहीं आ रहे, सब चेंज हो, वो भी इसी वाक्य में आएंगे, लेकिन हम उस पर अलग से बात करेंगे डिटेल में जब अपन पढ़ेंगे ना। जस्ट लाइक हमें क्या करनी है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग जब करेंगे प्रिपरेशन, तो हम उसी पर बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है कि एक बार इन ब्रीफ, इन बर्ड्स व्यूज कहते हैं कि सरसरी तौर पर क्या कहते हैं, इन बर्ड्स व्यू हमें इस चीज चैप्टर को पूरा करना है। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है इसका नेगेटिव का। मैंने पहला कहा है कि अंतर क्या होगा, नहीं का, तो वो एग्जाम के बाद आ जाएगा। अब यहां वाक्य लिखे में कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अब कहते भी मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा, एम के बाद नॉट आ जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। द बेबी इज नॉट क्राइंग, नहीं रो रहा है, आया। दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, ये हो गया। द बॉयज आर नॉट स्टैंडिंग, यह हो गया। यानी इज आर एम के बाद नॉट लगते ही वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। सोच सकते हैं, आ जाए विद्यार्थी शोर नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग ए नॉइस, तो ऐसा हो सकता है। तो वही क्या, स्टूडेंट सब्जेक्ट आर हो गया, इसका अकॉर्डिंग नॉट लगे। और मैंने कहा था कि नॉट का स्थान हमेशा नंबर 3 पे होगा, NOT, लेटर कितने, 3, स्थान भी 3 होगा इसका। आई एम नॉट, द बेबी इज नॉट, दे आर नॉट, 3 पर, ये सारे 3 पे मिलेंगे आपको, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं और इसी का जो पार्ट होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहां बात करेंगे। नेक्स्ट वाक्य कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने कहा ना हर जो टेंस होगा उसमें यही वाक्य बनेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर भी होगा सेम ही, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, किसी में डू डज, किसी में इज आर एम, किसी में हैज है, किसी में हैज भी। तो यहाँ भी इसमें हो रहा है बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। और हमने बात की थी कि जब हमें कोई सूचना प्राप्त करनी हो यस या नो में, तो उसमें होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, और हेल्पिंग वर्ब में जैसे ना बिगिनिंग विद, जैसे कह रहा है बिगिनिंग, शुरुआत में, तो शुरुआत में इज आर एम आ गया। हमें इसी का फोकस करना है कि बिगिनिंग, शुरुआत कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब से, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, हमने उसको आगे लेकर आ गए, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब वो वर्ब कौन सी, फोर्थ कौन सी है, तो वो समझ सकते हैं, वर्ब प्लस आएंगे। अब हुआ क्या, वाक्य था देखना, द बेबी इज क्राइंग बिटरली, ये था पॉजिटिव सेंटेंस। जो हमने बनाया नेगेटिव, तो हमने क्या कर दिया कि इज आर एम के बाद में नॉट लगा दिया, चलिए यहाँ नॉट लगा देते हैं, तो बन गया नेगेटिव। जब हमने कहा इसको बनाना इंट्रोगेटिव, तो हमने क्या किया, केवल इसी का तो स्थान बदला, इसको हम आगे लेके आ गए, तो क्या हो गया, इज, ये तो किया हमने। फिर द बेबी क्राइंग बिटरली, और वाक्य इंट्रोगेटिव मार्क, क्या बच्चा छोटे से रो रहा है, उत्तर यस, अगर हाँ ना है तो नो। इट मीन्स यहाँ पहले इज आ जाएगा, यानी हेल्पिंग आ जाएगी शुरुआत में, बस ये तो करना है। अब वाक्य ऐसा है कि आर यू रीडिंग ए नॉवल, क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो, क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो। मैंने कहा था इन जो शब्दों का अर्थ होगा वो होगा क्या, इसका तो वाट नहीं बल्कि हेल्पफुल, वो जान सकता है हाँ या ना, बस इतना कहना। आर यू रीडिंग ए नॉवल,
इज द मैन स्लीपिंग इन द रूम, क्या वो आदमी रूम में सो रहा है, जान सकते हैं? ये जानकारी यस या नो में है। लेकिन कहते हैं कि हमें इसके अलावा जानकारी प्राप्त करनी है, हाँ ना में नहीं। तो पहला कहा था जब किसी से हमें हाँ और ना में जानकारी प्राप्त नहीं करनी, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन, कोई अन्य सूचना प्राप्त करनी है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ शुरुआत होगी वो किस होगी, WH वर्ड से होगी। तो क्या जाएगा कि बिगिनिंग विद WH वर्ड। जहाँ भी WH वर्ड है इट मीन्स इंक्वायरी, अबाउट पर्सन, अबाउट प्लेस, अबाउट टाइम, अबाउट रीजन, मैंने जो भी है जो भी होगा। तो यहाँ क्या देखना है, WH वर्ड इज आर एम सब्जेक्ट वर्ब फोर्थ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और वही बात है, पहली बात है वर्ब फोर्थ कौन सी है, मैं 12 कहूँगा। वर्ब फोर्थ कौन सी है, जहाँ ING हो, जहाँ ING वो फोर्थ फॉर्म है। अब कहता है कि हमने लिखा हुआ है इज सब्जेक्ट वर्ब और ये हो गया एडवर्ब। अब हमें कहता है हमें इसी का बनाना है WH वर्ड, तो हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, हमें इसी के तो आगे कुछ लगाना है। अब बोले भी वाई इज द वे बी क्राइंग लिटरली, और ये जो होगा ये हो जाएगा स्मॉल, ये बन के बाकी। अब बोले भी आर यू रीडिंग ए नॉवल, तो मैं कह दूं भी व्हाट आर यू रीडिंग। अब ये जो होगा नॉवल, ये नहीं आएगा, तुम क्या पढ़ रहे हो, उतरोगा नॉवल पढ़ रहा हूँ, वो ब्लैंक रहेगा। हम इसके बाद जानकारी कर रहे हैं, यहाँ क्यों रो रहा है, रीजन है क्या है, ही इज हंग्री, सो सकता है। इज द मैन स्लीपिंग इन द रूम, तो कहाँ सोच रहा है पूछ सकते हैं, तो पूछता है वेयर, यहाँ हो जाएगा स्मॉल, यहाँ यश हो जाएगा। अब यहाँ जो शब्द होगा वह कमरे में सो रहा है, वो कहाँ सो रहा है, वो कहाँ सो रहा है, उतरा कमरे में। इट मीन्स हमें ये सूचना तो मिली है वेयर से। मैंने कहा ना जब वॉट से कोई वाक्य शुरू होगा तो उससे रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। जब वॉट से किया तो मिला नोवेल, वे से किया तो स्थान मिला, इन द रूम, ऑन द रूफ, छत पे सो रहा तो ऑन द रूफ, इन द रूम, वो भी हो सकता है। तो वो सूचना हमें मिली किसे, WH वर्ड से। तो अपना जो सेकंड है तो टेंस वही पूरा हो गया। अब कहते हैं बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो मैंने कहा है कि हेल्पिंग की बात लगा दो, यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ भी लगा सकते हैं नॉट, या यहाँ लगा दो व्हाट आरंट या वॉर आर यू नॉट, भी सही है। तो उसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। नंबर 3 जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शब्द है परफेक्ट, ही इज ए परफेक्ट मैन। यहाँ हमें देखना है कि जो शब्द है परफेक्ट उसी का आपको अर्थ निकलना है। ऐसा कंटिन्यूस मतलब एक्शन जो है उसकी स्टेट वो कंटिन्यू, वो चल रहा है। यहाँ जो एक्शन की स्टेट है वो कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट। हमें सब देखना है कि कंप्लीट जहाँ हो जाए वाक्य, वही हमारा परफेक्ट टेंस है। अब वही बात कि पहले हमने जो सीखा हुआ है हम उस बात में कि क्या पहचान, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो आया था कि ऐसा कोई वाक्य है जिसका अर्थ में चुका है, चुकी है, चुके, या फिर आ है, ई है और ए आता है। जैसे मम्मी खाना पका चुकी है, सुना है, मम्मी ने खाना पका लिया है। सीता दौड़ चुकी है, उसने मुझे रुपए दे दिए हैं। वो मेरे पास आई है, ई है। अब वो भी ई है मतलब वो आ चुकी है। मम्मी ने खाना पका लिया है मतलब काम पूरा हो गया है। जहां पर ऐसा बोल दो कि वो काम पूरा हो गया है वहीं पर इसको हम यूज करेंगे। सेंस यानी कंप्लीशन ऑफ एक्शन, उस एक्शन का पूरा होने का बोध होना। क्या होगा पैटर्न वो देख लें एक बार। सब्जेक्ट है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्ट। और मैंने कहा था कि हम जब इस चैप्टर की बात करेंगे तो एक चीज़ हमारे मन में और भी आती है कि सर ने कहा था कि जो काम पूरा हो जाए और एक सेकंड भी पीछे चला गया वही प्रेजेंट बनता है पास्ट।
तो कह रहा है कि मम्मी खाना पका चुकी है तो काम तो पूरा हो गया है, फिर पास्ट क्यों नहीं? यही सोचना था हमें। अगर मैं कहता हूं मम्मी खाना पका चुकी है, या ऐसा कर दूं मैं मम्मी ने खाना पका लिया है, बात तो एक ही है। अब देखिए आ है चुकी है, जिन बात की थी कि या तो आएगा चुकी है या आ और है। बात ये हो रहा है दोनों से कि यहां पर कर्ता ने अपना काम पूरा कर लिया है और जो काम पूरा हो जाए, जो बीत जाए, वो कौन है? वो पास्ट है। अब हम बात करते हैं कि ये वाक्य पास्ट के क्यों नहीं है। वाई इसे हमने क्यों रखा प्रेजेंट में? ये बात आप भी कभी सोचते होंगे। क्यों? ह्यूमन बीइंग है, गॉड हैज गिवन अस ए माइंड टू थिंक, तो सोचना ही नेचुरल प्रोसेस है। क्या ऐसी बात होगी इसको हमने रखा प्रेजेंट में? ये हमें अब देखना है। तो मैं एक डायग्राम खींच रहा हूं, पहले इसको समझे। जैसे मैं कहता हूं कि एक लाइन खींची हुई है जो पहले की थी, और हमने यहां से ए पॉइंट से अपना काम करना शुरू किया, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से काम शुरू किया और चलते 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 अपन यहां तक आ गए और हमने यहां काम पूरा कर लिया। ये हो गया लाइन कौन सी? यहां कंप्लीट हो गया। अपन यहां से यहां तक जो है ये सारा कौन है? ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के जब यहां तक आए हैं ये सारा पास्ट हो गया है। सही भी है, लेकिन फिर भी इसको नाम क्या दिया मैंने? नाम दिया प्रेजेंट। क्यों? मम्मी ने खाना पकाना शुरू किया, पकाती रही, अब काम पूरा हो गया, काम पका चुकी है तो कंप्लीट हो गया, तो पास्ट हो गया। अब मुझे अब पका रही क्या? तो नहीं पका रही है, तो काम तो पूरा हो गया, तो पास्ट क्यों? अब इस पर बात करते हैं। तो काम पूरा कर लिया है, अब इसको हमने क्यों रखा प्रेजेंट में? कई बार हम उस काम को जो पहले पूरा हुआ है उसका जो रिजल्ट है उसको ऑब्जर्व अभी कर पा रहे वर्तमान में। जैसे यहां कह सकते हैं कि मम्मी ने खाना पकाया है और जो बर्तन थे धोए, हाथ गीले, बाहर आ रही है और पूछा भी क्या करके आ रहे हो? खाना पका के आ रही हूँ, खाना पका के आ रही हूँ। अभी तो किया जस्ट, मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका हूं, काम पूरा हो गया। अब पूछे भी खाना खा लिया, खाना खा चुका हूं तो काम पूरा हो गया, तो फास्ट क्यों नहीं है? जब आप खाना खा के घर से निकले, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद कहीं पहुंचे तो कोई दोस्त खाना खा रहा था तो उसने पूछा भी चल आजा खाना खा ले। क्या कहा उसने? चल आजा खाना खा ले। तो आप क्या कहोगे कि जस्ट अभी खाना खा के आओ। इट मीन्स आपके पेट में अभी वो खाना है, अभी हजम नहीं हुआ है और आपकी भूख अभी जागृत नहीं हुई है। तो उसका रिजल्ट जो हमने काम किया था, यानी उस एक्शन का जो रिजल्ट है, क्या कहेंगे उसका? सॉरी, एक्शन का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम एट प्रेजेंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यानी वी कैन ऑब्जर्व द रिजल्ट एट प्रेजेंट। कि काम तो पूरा हो गया है, लेकिन उस काम के रिजल्ट को, वो पेट का भरा रहना, अब खाने की इच्छा भी नहीं है, मम्मी का हाथ का गीला रहना, अभी तो खाना पका है, अब क्या पकाऊं बार बार, हो सकता है। तो वह तो पूरा है, लेकिन उस काम का रिजल्ट उसको हम अभी प्रेजेंट में ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसलिए उसको नाम दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बस इतना सा अंतर है, जबकि दोनों एक ही चीज है। दूसरी बात कि जब भी कोई पास्ट टेंस होगा तो उसमें समय जरूर आएगा, और इसमें जो बात होगी वो जस्ट अभी की होगी, जिसका इफेक्ट दिख रहा है। जैसे आगे देखते को इसका लेने इसके शॉर्ट, जैसे द कार इज शाइनिंग।
आपका दोस्त है गाड़ी लेकर आया, तो क्या कहोगे, यार तुम्हारी गाड़ी तो बहुत शाइनिंग कर रही है, तो तुम क्या कहोगे, आई हैव क्लीन इट। मैंने उसको साफ किया है। क्या अभी किया है ना, सुबह साफ किया होगा, दोपहर दोस्त से मिले होंगे और उसने पूछा और आपने उत्तर दे दिया हैव क्लीन इट। तो किया तो सुबह था ना, सुबह से दोपहर हो गई, हो गया पास्ट, लेकिन वो गाड़ी अभी चमक रही है, उसका रिजल्ट एक्शन कौन सा, क्लीन। समझना, एक्शन कौन सा किया आपने, क्लीन किया। रिजल्ट कौन सा, कि शाइनिंग करने का। अब समझना, रिजल्ट कौन सा, शाइनिंग का। शाइनिंग तो अभी करी ना प्रेजेंट में, तो उसका रिजल्ट जो है प्रेजेंट में देख पाते हैं। है कुछ समझ में, गाड़ी सुबह साफ की, दोपहर में आप देख रहे हैं तो गया पास्ट, लेकिन उसका रिजल्ट अब भी साफ है, इसलिए वो प्रेजेंट कहलाएगा। ये एक पहली बात समझ जाए। और शायद समझ में आया होगा कि क्यों इसको मानते हैं प्रेजेंट। तो इसका अगर इसको शॉर्ट लें, फिर अपन कुछ वाक्य लेते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। तो अपन अब कुछ लिखते हैं सेंटेंस इसी टेंस के। समझ आगे होगा कि उस काम का एक्शन जो पहले हुआ था उसका रिजल्ट हम अभी महसूस कर पा रहे हैं, वहाँ इसके लिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट माना गया, इसको रखा गया प्रेजेंट में, न कि पास्ट में। अब आता वाक्य कि उसने अपना जो प्रोजेक्ट है जमा करा दिया, ही हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। तो उसने सब्जेक्ट हैज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हैज आ गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ्स। मैं अपने कपड़े धो चुका हूं, या मैंने अपने कपड़े धो लिए। वही बात है, कपड़े धोए थे सुबह, शाम को आपने देखा तो सूख रहे थे, तो कोई अभी कपड़े मैंने धोए, जो दिख रहा है। तो वो चीज जो उसका इफेक्ट दिखे, वही तो काम है। वह कह सकता है दे हैव इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, कि उन्होंने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है और मैंने अब कपड़े पहन रहा हूं। सुबह आए थे मुझे कहने के लिए कि आज बर्थडे तुम आना है, सुबह आए थे, जाना मुझे शाम को है, अब मैं जा रहा हूं शाम को कपड़े पहन के। समझना, रास्ते मिल गए, अरे भाई कहाँ जा रहे हो आज कपड़े पहन के, क्या सुबह वो आए थे मुझे पार्टी में बुलाया है, बुला सुबह था। इफेक्ट अभी नजर आ रहा है। कुछ ऐसे वाक्य बनाएंगे, सभी का रीजन है, वो उस रीजन के तहत उनको माना गया प्रेजेंट टेंस। तो ये क्या होगा, आई के साथ हैव, क्यों, मैंने पहले कहा कि आई है कौन, प्लूरल है, इसलिए इसको आई हैव आया। नेक्स्ट होगा वाक्य नेगेटिव, तो क्या होगा कि हैज हैव के बाद नोट आ जाएगा, या नंबर 3 पे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इजी, सबसे इजी भाषा कोई है वो इंग्लिश है। और अगर मैं कहता हूं कि अगर आप हमारे साथ चलते हैं या इस चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमने इतने दिनों तक कुछ भूल कर दी है। जो चीज़ इतनी इजी थी हमने उसको एक फियर मान लिया है। अब समझना फियर भी क्या है, थोड़ा समझ रहा हूं आपको मैं समझाने के लिए। फियर, ये तो वर्ड है, फियर यानी डर। फियर क्या है, डर है। अर्थ क्या है, फॉल्स, एविडेंस, अपीयरिंग, रियल, फियर। अब इसकी हिंदी बना है झूठी बात, झूठा तथ्य, जो हमें लग रहा है सच है। डर तो कुछ है ही नहीं, एक साइकोलॉजी है, एक झूठी बात जो हमारे मन में बैठ गई है, उसी को दूर करना है। फियर को हमें रिमूव करना है, और रिमूव भी हम करते रहेंगे अगर आप इस चैप्टर को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। बेस्ट टू बेस्ट चल रहे हैं,
जीरो लेवल से चल रहा हूँ। अब कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने कहा कि हैज है के बाद नॉट आएगा, तो वहाँ लिख लीजिए, आता नहीं आता है, बस हैज है के बाद नॉट। नंबर 3 पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नॉट हमेशा 3 पर रहेगा, क्योंकि इसमें भी 3 लेटर है, 1 2 3, N1 O2 T3। अब कहें इसी के बनाते अपन, ही हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। अब क्या होगा अभी, ही हैज नॉट, क्या देगा, ही हैज नॉट प्रोजेक्टेड हिज प्रोजेक्ट। आई हैव नॉट वॉश्ड माई क्लॉथ्स, दे हैव नॉट इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, कि उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बुलाया, मैंने अपने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मैंने कुछ लिख रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं कोई आए बुलाने के, अभी तक आया नहीं है। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही वाक्य बनेंगे कि हैज के बाद में नोट लग जाएगा। जैसा होता है, माई फादर हैज नॉट बीटन मी सो फार, कि मेरे पिताजी ने अब तक मुझे नहीं पीटा है। तो पीटा नहीं है, अभी तक काम कभी किए नहीं, इफेक्ट दिख रहा है कि मेरे सोच में बैठा हुआ है, अब तक ऐसा नहीं हुआ है, आगे हो सकता है, इसे थोड़ा ख्याल रखें। तो जहां भी हैज के बाद आएगा नॉट, तो वाक्य बन जाएगा नेगेटिव। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं, लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वही बात, इसके 2 प्रकार होते हैं, बार बार कह रहा हूँ। एक वो उसमें होता है बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, और एक बिगिनिंग विद WH वर्ड। बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी और सूचना मिलेगी यस या नो में। थोड़ा फास्ट चल रहे हम, क्या होगा स्ट्रक्चर, कि पहले हैज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां प्रश्न पूछेगा हाँ या ना में उत्तर लेने के लिए। सपोज अभी हैव यू डिपॉजिटेड योर ट्यूशन फी, क्या तुमने अपनी फीस जमा करवा दी है। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, स्कूल में जाना और टीचर का आना, क्लास टीचर का, कभी कैशियर का, कभी HM का, किस किस ने फीस जमा कराई है, क्या तुमने जमा करा दी, हैव यू डिपॉजिटेड योर फीस, उत्तर यस या नो। अब कई लोग बोलते नहीं थे, गर्दन झुका ली, उत्तर मिल गया नहीं जमा हुई है। तो ये सभी इसी में आएंगे, क्यों उसका इफेक्ट दिख रहा है, अभी तक खाते में बोल नहीं रहे, वो प्रेजेंट बात है। हैज ही लेफ्ट द क्लास, क्या उसने क्लास को लेफ्ट कर दिया है, यानी छोड़ के चला गया। क्यों भाई, ऐसा भी सकता है। हैव आई bought a मोबाइल सेट, क्या मैंने मोबाइल खरीदा, नहीं तो आपने क्या सुन लिया, वही आ जाएगा। तो कहा मैंने सुना है, नहीं मैंने नहीं सुना अभी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है शो हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से, जहां पर सूचना प्राप्त करना है हाँ या ना में। अगर इसी का सेकंड पार्ट हो, हमें कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, पर्टिकुलर विशेष किसी के बारे में, स्थान, टाइम पर रखा है, तो क्या हो जाएगा WH वर्ड से। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार। अब वो कहता है, इससे सुनाते अपन, हैव यू डिपॉजिटेड योर ट्यूशन फी, तो क्या होगा, क्या तुमने अपनी फीस जमा करा दी है। अब चाहे नहीं कराइए या करवा दिए, तो पूछता हाउ, कैसे जमा कराइए, स्कूल में केस दिया या बैंक को जमा कराइए, बाई चेक कराइए, कब कराइए, पूछता है, आ सकता है। व्हेन हैव यू डिपॉजिटेड ट्यूशन फीस, व्हेन हैव यू डिपॉजिटेड योर ट्यूशन फीस, कब जमा करें भाई, हमारे खाते में बोल ही रहा है, ऐसा हो सकता है। वाई, तुमने क्लास क्यों छोड़ी है, क्या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, भी हो सकता है।
और हैव आई बॉट मोबाइल सेट, खरीदा है, बोले भाई क्यों खरीदा है या कब खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, लीजिए ऐसा बन गया। तो किया तो क्या है, हमने केवल है जगह पे लगा दिया WH वर्ड, तो बन के WH वर्ड। केवल संरचना को बदलना है, और संरचना कब बदलेगी, जैसे हम सोचेंगे कि सूचना क्या प्राप्त करनी है, यस या नो में तो हेल्पिंग वर्ब, और कोई अन्य इंफॉर्मेशन है तो WH वर्ड। तो दोनों हो गए, तो इसको छोड़ ले, फिर अपन आगे चलते हैं और लास्ट जो था उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस। हमने बात की थी कि इसमें दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, काम पूरा भी हो गया, काम चल भी गया। कि सर ऐसा हो सकता है, तो अपन कुछ वाक्य बात करेंगे, या हमने जो पहले सीखा हुआ है, मैं कह रहा हम वो जो पहले सीखा उसी को चल रहे हैं कि पहचान क्या, कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें समय भी आए और रही है रहे भी आ जाए। क्या पहचान है, कि पहचान समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। वर्षा हो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वर्षा 2 घंटे से हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि 2 घंटे बीत गए, 2 घंटे पूरे हो गए, वो कंप्लीट है तो परफेक्ट, चल रही है तो कंटिन्यूस, इसलिए समय साथ रहा रही है। क्या होगा सेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीशन ऑफ सम पार्ट ऑफ द एक्शन, कि कोई कार्य का कुछ हिस्सा तो पूरा हो गया है, एंड कंटिन्यूटी ऑफ द रेस्ट पार्ट, और जो रेस्ट पार्ट बचा है, शेष भाग, वो अभी चल रहा है, आगे भी चलेगा, भविष्य तक जाएगा, तो वो समाएंगे। तो इसका जो होगा स्ट्रक्चर वो कुछ अलग सा होगा, वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर टाइम। अब फोर्थ फॉर्म बोले तो अब वही बात है, फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी, वही एनजी वाली। अब अपन यहाँ समझ रहे हैं, एक बार लेना एग्जाम्पल में, कि हुआ क्या कि हमने कोई काम शुरू किया, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब समझना कि ये क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ चलते आए, यहाँ काम, यहाँ हमने कुछ हिस्सा पूरा किया है, ये पूरा वर्क है, अब आगे काम और बाकी है। तो हमने ये जो काम किया है, यहां से यहां तक जो किया कंप्लीट, इसमें हमें लगे 2 घंटे, 2 आवर्स। लेकिन बात ये है, क्या ये काम पूरा हो गया, काम तो यहां पूरा होना है कि नहीं सर, काम तो पूरा नहीं हुआ है, तो अपन आगे और चलेंगे। ये क्या है, ये प्रेजेंट है, शुरू कहाँ हुआ कि चला पास्ट में चला गया, 2 घंटे बीत गए तो पास्ट में। लेकिन मैंने कहा था ये क्यों पास्ट नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट का जो है हम अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर वो कंटिन्यू चल रहा है, तो कंटिन्यू भी जो आगे फ्यूचर को जा रहा है, ये जाके समझ लीजिए कि ये पूरा एक काम था, उसका कुछ हिस्सा हमने पूरा किया 2 घंटे में, काम पूरा नहीं हुआ, आगे चल रहा है, जो जा रहा है फ्यूचर में, वो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों को साथ लेके चल रहा है। इसमें जो मेन बात आई थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब सिंस का प्रयोग कहाँ करें और फॉर का प्रयोग कहाँ करें, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये चीज़ समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों हुआ, ये मैंने कहा है तो फास्ट, लेकिन इसका रिजल्ट का एक्शन अभी देख पा रहे हैं, इसलिए इसको क्या मानेंगे, इसको परफेक्ट ही मानेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी देख पा रहे हैं। वही बात, गाड़ी चमक रही है, शाइनिंग उसका रिजल्ट है, क्यों चमक रही है, साफ किया है, साफ सुबह किया था, वो हो गया एक्शन, रिजल्ट अभी देख पा रहे हैं, वो इस प्रकार है। अब इस पर हम कुछ वाक्य बनाए, तो पहले बात आएगी कि सिंस फॉर का प्रयोग करना है, किसका करना है, सिंस फॉर का। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं एक बार, तो इसको छोड़ लें, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अब अपना है यूज ऑफ सिंस और फॉर। शायद प्रश्न होगा आपने कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का कहाँ करते हैं, तो हम उसमें बात करेंगे पहले कि सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे और फॉर कहाँ करते हैं। दो तो प्रीपोजिशन है जो समय के पहले आएंगे, 2 घंटे से, 2 बजे से,
2 दिन से सोमवार से, समझना दोनों। अब हम सीख रहे हैं यूज ऑफ सिंस और फॉर। सिंस और फॉर है प्रीपोजिशन, आएंगे समय के पहले, 2 घंटे से 2 बजे से, ऐसा में 2 दिन से सोमवार से, कुछ महीनों से जनवरी से। तो वहाँ जनवरी से निश्चित है और कुछ महीने अनिश्चित है। तो जहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है तो वो चीज़ क्या आएगी, पॉइंट ऑफ टाइम, किस समय से वो शुरू किया गया है, दिन का नाम, दिनांक का नाम, जो भी आगे पढ़ेंगे। और फॉर का होगा पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। सुना बस कि सिंस कब है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है, फॉर कब है, वो पीरियड ऑफ टाइम है। समय की अवधि है 2 दिन, 2 दिन की अवधि, कुछ दिन से, कुछ दिनों की अवधि, कुछ महीनों से अवधि है, लेकिन कौन से महीने पता नहीं है। अब देखिए सिंस का प्रयोग क्या होगा, तो बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी। नंबर 1, नेम ऑफ डेज एंड डेट्स, जहां पर दिन का नाम है मंडे, संडे, ट्यूसडे, डेट 15 जुलाई, 15 अगस्त, हो सकता है डेट है। नेम ऑफ मंथ और ईयर, जनवरी, फरवरी, जो भी है, ईयर्स 2001, 2005 ईयर का नेम हो गया। फिर है नेम ऑफ सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग, जो भी है। इवेंट्स है, अब इवेंट का मतलब है अरेवल, अंग्रेजों के आगमन पर, सिंस हिज अरेवल, उसकी मृत्यु पर, वो भी इवेंट कहलाएगी। या फिर नेम ऑफ ओकेजन, दीपावली से, होली से, रक्षाबंधन से, ये ओकेजन है। स्टेज ऑफ लाइफ, बचपन से, युवावस्था से स्टेज ऑफ लाइफ है। आवर्स ऑफ ईच डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये हो गया। टाइम शोन बाय क्लॉक, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, ये टाइम शो हो गया। और लास्ट है एगो, यस्टरडे, लास्ट टाइम आ जाए। जिस वाक्य में एगो, यस्टरडे, लास्ट टाइम आता है, वैसे ये तीनों जो है ये पास्ट के एडवर्ब है, लेकिन इनके साथ अगर यूज करना है सिंस फॉर का, तो सिंस का ही प्रयोग होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात रखनी है इस चीज को। अधिकांश क्या होता है, जो ही वाक्य में एगो दिखता है, आता है यस्टरडे, लास्ट, तो मानते हैं कि पास्ट टेंस है और लगा देते हैं सेकंड फॉर्म। देखना है कि साथ में सिंस फॉर है तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और उसके साथ में सिंस ही आएगा। अब आते हैं कि फॉर कहाँ करें, तो फॉर बहुत ही शॉर्ट और स्वीट है कि फॉर का प्रयोग न्यूमेरल, जैसे आवर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, 2 months, 2 minutes, 2 hours, 4 hours, 3 weeks, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ घंटों से, कुछ सालों से, इसको कर देगा। इस प्रकार हमको याद रखना है। फिर देखते हैं अपन सेंटेंस कि सब्जेक्ट हैज नॉट बीन वर्क फॉर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब हमने पहले बात की थी, वाक्य बनाए नहीं थे किसके, पॉजिटिव सेंटेंस के। तो एक बार फिर इसको लेते हैं। इसका जाता है इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से वर्षा हो रही है। फार्मर्स हैव बीन कटिंग ट्रीज सिंस मॉर्निंग, सुबह से पेड़ों को काट रहे हैं। I have been living in Nagaur since my birth, मेरे बचपन से मैं रह रहा हूँ। ये इवेंट है, ये अवस्था है। तो यहाँ पर सभी वाक्य पॉजिटिव है। अब यहाँ पर 2 hours आ गया इसलिए फॉर लग गया, या हार्ट ऑफ डे आ गया तो सिंस लग गया, यहाँ इवेंट आ गई तो सिंस लग गई। अब क्या इसका नेगेटिव करना है, तो करना तो क्या है, हैजर के बाद या हम इसे कहता है जहाँ भी नेगेटिव होगा नोट कहाँ आएगा, नंबर 3 पे। कहाँ आएगा, 3 सीखा हुआ है। और दीजिए 1 2 3 गिनती कीजिए, 1 2 3 1 2 3। इट मीन्स दोनों के बीच आ रहा है,
किसके बीच में? हैज, हैव और बीन के बीच में। तो क्या होगा? इट हैज नॉट बीन, फार्मर्स हैव नॉट बीन, आई। वाक्य बन गया। और करना क्या था? बहुत ईजी था। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा कि सहायक क्रिया आगे जाती है, सीखा हुआ है, देख लीजिए इसमें भी। अब चलते हैं आपस, सॉरी आगे नेक्स्ट सेंटेंस। अब चलते हैं अपन कि वाक्य जब इंट्रोगेटिव हो, वर्ब की फॉर्म कौन सी? आईएनजी फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो शुरू रहे हेल्पिंग वर्ब से, वही बात आपस। अब हम इसी से लेंगे और समझ लेंगे कि वाक्य किस प्रकार बन रहे हैं। बन तो इसी से रहे ना, तो क्या देखना, क्या किया हमने? हैज, हैव को शब्द पे लिखा गया। इट मीन्स यहां से ये अपन हटाएंगे और कहाँ लाएंगे? यहां पर। यहां से हटाएंगे और कहाँ लाएंगे? शुरुआत में यहां से हटाया और कहाँ लाएंगे? लेकिन जो बीन होगा वो बाद में ही रहेगा, वो पहले नहीं आएगा। अब इसका पहले बने तो कैसा होगा? हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। और उसको बनाए तो यहां पर आ जाएगा हैव फार्मर्स, और ये जो शब्द होगा ये उठ के यहां गया तो यहां से हट जाएगा। ये शब्द क्या होगा? उठ के यहां गया, इट मीन्स ये हट के यहां जाएगा, तो यह क्या बन गया? तो केवल चेंज तो ये तो हुआ है, ये हमने यहां पे बदल दिया है। अभी कैसे शुरू होता है? डब्ल्यू वर्ड से। तो क्या सीखा हुआ है कि इनके पहले आ जाएगा, तो भी देख लीजिए एक बार। बहुत ईजी है कि होगा क्या चेंज कि डब्ल्यू छोड़ आ रहा है, आने दीजिए। कहाँ आ रहा है जो कि पहले आ रहा है, इट मीन्स यहाँ आना चाहिए, हमारे यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। अब देखिए कि अगर इसको बोले इज हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, अब बोले भी 2 घंटे से वर्षा कैसे हो रही है? मूसलाधार हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स, बूंदाबांदी हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, ऐसा हो सकता है। हाउ पूछ ले। हैव फार्मर्स बीन कटिंग ट्रीज सिंस मॉर्निंग, क्यों काट रहे हैं? तो क्या सकता है? अगर आ जाए यहां पर क्यों काट रहे हैं, तो क्या होगा? वाई हैव फार्मर्स बीन कटिंग ट्रीज सिंस मॉर्निंग, ये वाक्य बन गया इंट्रोगेटिव। हैव आई बीन लिविंग इन नागौर सिंस माय बर्थ, क्यों रह रहा हूं? वाक्य नहीं बनेगा। अगर पूछ ले तो वाक्य कुछ अलग हो सकते हैं। अगर वाक्य समझ सकता है कि वेयर हैव यू बीन लिविंग इन नागौर, ये हट जाएगा। वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस माय बर्थ हो जाएगा योर बर्थ, कि तुम बचपन से कहाँ रह रहे हो, तो ये भी हट जाएगा। सवाल पूछा मैंने तो हो जाएगा माई बर्थ। तो वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस योर बर्थ, तुम बचपन से कहाँ रह रहे हो। तो इस प्रकार जैसे हमने कहा था कि आज हम पूरा जो टेंस है प्रेजेंट के जो फॉर पार्ट है हम उन सब पे बात कर लिया मैंने कहा ब्रीफ में है कि ताकि हमारी जो आधारभूत जानकारियाँ या आप लोगों को सीखा हुआ है उस पर हम आगे बढ़ सकें। और मैंने पहले कहा कि फर्स्ट जो क्लास है 2 और होगी, वो भी शायद लंबी होगी, 1 घंटे से अधिक होगी। थोड़ा पेशेंस रखें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। इंतजार का फल मीठा होता है, तो थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा पेशेंस रखें, आपको बड़ा मजा आएगा। और मैंने कहा ना कि टेंस का फियर अब दूर जरूर होगा, तो आप बेफिक्र रहिए। अब वो चीज़ आपको मिलने वाली जो आप तक नहीं मिली है, और शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस टेंस के माध्यम से हम सारे चैप्टरों को सीख लेंगे, ये मेरा दावा है। तो आज जो कुछ पढ़ा है उसको फिर देखें, गौर करें। कोई चीज़ नहीं आती, कोई भी रहता है डाउट, कन्फ्यूजन, तो हमें कमेंट करें, हमसे बात करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर वही है जो स्क्रीन पर आते हैं, तो वहाँ पे बोलें। थैंक यू, धन्यवाद।